हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं बजट के बारे में। दोस्तों, बजट आ चुका है, 2022 का बजट आ चुका है। बजट के बारे में आपको कुछ बुनियादी जानकारी, उसकी बुनियादी अवधारणा या फिर जो बेसिक जानकारी है वो आपको मालूम होनी चाहिए। पूरा बजट समझने के लिए हम अगला वीडियो ले आएंगे, लेकिन इस बजट में हम उसकी बेसिक जानकारियों के बारे में समझेंगे कि बजट क्या है, कब लाया गया, कैसे लाया जाता है, कब पारित किया जाता है, उसमें उसके कितने प्रकार होते हैं, क्या कैसी चीज़ें होती हैं, सारी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, मेरा नाम विनायक त्रिपाठी है, मेरे चैनल का नाम है स्मार्ट प्रेप विद मी। आइए समझते हैं बजट के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो ये देख रहे हैं, आपके पास फैक्ट्स स्क्रीन पे सामने दिख रहे हैं। अब हम इन पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम अपनी स्टाइलस को ऑन करते हैं। यहाँ देखते हैं, देखिए बजट जो वर्ड है, सबसे पहले इस वर्ड को समझिए। जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड है और आया किससे है? बजट। ये बजट जो लिखा हुआ है, अब देखिए यहाँ पर एक फैक्ट है, हर चीज़ हर वर्ड अभी तक क्या होता था कि लैटिन होता था या ग्रीक होता था, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? फ्रेंच वर्ड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि बजट किस शब्द से या फिर किस भाषा के शब्द से लिया गया है, लैटिन ग्रीक दे देगा तो आप तुरंत लैटिन ग्रीक लगा देंगे। फ्रेंच तो आपके दिमाग में उतना आएगा नहीं, क्योंकि सारे शब्द तो लैटिन ग्रीक से ही आए हैं ज़्यादातर। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि फ्रेंच से आया है। चलिए, अब बजट में किस तरह के फंड्स होते हैं, 3 फंड्स रिलेटेड टू बजट, हम इस पर एक अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, उसकी लिंक हम आई बटन में दे देंगे कि ये 3 बजट्स, जो संचित निधि है, आकस्मिकता निधि है और जो लोक लेखा निधि है, इसके बारे में हम पूरा वीडियो डिटेल से बनाए हुए हैं। लेकिन यहाँ भी हम बात करते हैं, दरअसल बजट में जो पैसा आता है वो पैसा कहाँ से आता है? इन्हीं निधियों से पैसा लिया जाता है। जो सरकार टैक्स इकट्ठा करती है, ब्याज इकट्ठा करती है, ऋण लेती है, कहीं से भी पैसा इकट्ठा करती है तो वो ले जाकर इन 3 निधियों में से किसी न किसी निधि में डालती है। और जब बजट पारित करना हो, बजट पास करना होता है, तो इन्हीं निधियों से फंड उठा लिया जाता है। तो आइए आगे समझते हैं। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट और है कि जो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, भारत की संचित निधि जो है, यहाँ से फंड्स हमेशा उधार लिए जाते हैं। मतलब गवर्नमेंट जैसे बजट पास करने के लिए इतना फंड उठाएगी तो कहीं ना कहीं से उसको फिर से ले आके जमा करेगी उस पर। तो यहीं से बजट की अवधारणा भी छिपी हुई है। बजट की अवधारणा क्या है कि सरकार अपना पूरा आय और व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है उस अगले ईयर के लिए या फिर उस जो वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है, उसके लिए, कि सरकार कितना पैसा खर्च करने वाली है या फिर कितना पैसा वो व्यय करने वाली है, कितना उसकी आय होगी। जब मान लीजिए खर्च ज़्यादा हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोरोना पैंडेमिक चल रही है या फिर और भी दिक्कतें होती हैं, कुछ जन कल्याण वाली योजनाएं चलानी होती हैं, तो उसके लिए पैसा जो लाना होता है वो सरकार कहाँ से पैसा ले आएगी? जो घाटा होगा उसको कैसे भरेगी? ऋण लेगी कि जनरेट करेगी, जैसे ट्रेजरी बिल जनरेट करेगी, सॉवरेन बॉन्ड जनरेट करेगी, या फिर वो कैसे भी जनरेट करके पैसा ले आएगी? तो एक तरह से उसका जो बैलेंस है वो कंप्लीट होना चाहिए, ना तो घाटा होना चाहिए, ना तो, क्योंकि जितना पैसा उधार लेगी संचित निधि से उतना उसको उसमें जमा ही करना पड़ेगा। तो इतना आप समझ के चलिए कि बजट के लिए पैसा कहाँ से आता है? इन्हीं 3 निधियों से पैसा आता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं कि बजट प्रस्तुत करने के लिए बजट की जो अवधारणा है। देखिए, हमारा देश क्या है? लोकतंत्र है। हमारे देश में क्या है? संसद है। हमारे देश में क्या है? संविधान है। तो हमारे देश में जो संविधान है वो सर्वोच्च है। तो यहाँ हम देखने वाले हैं कि जो बजट है, मतलब हमारे देश में जो कुछ भी होता है वो कहीं ना कहीं संविधान में लिखा हुआ है, संविधान से लिया गया है। अगर नहीं है तो उसमें संशोधन किया जाता है, जोड़ा जाता है, घटाया जाता है। तो बजट के बारे में भी जान लेते हैं, क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कि मतलब कि संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है इसमें। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में ये बात लिखी हुई है कि अब देखिए, जो बजट बजट हम लोग करते हैं, दरअसल वो बजट लिखा नहीं हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। इसको हम लिख देते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, ये लिखा हुआ है वहाँ। लेकिन हम उसको क्या कहते हैं? बजट। ये आम जनभाषा में बजट कहा जाता है इसको, लेकिन ये है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो इसको आप हिंदी इसकी जान के रखिए। और ये भी अगर कई बार आपसे पूछ लिया जाए कि बजट शब्द का उल्लेख कहाँ किया जाएगा, दे देगा संविधान दे देगा या फिर कोई नियम कानून दे देगा, आप तुरंत लगा देंगे उसमें। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि बजट दिया नहीं गया है उसमें। उसके लिए स्पेशल टर्मिनोलॉजीज यूज है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कई बार आपको ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। और इसमें संविधान में और भी प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि बजट में एक फाइनेंशियल बिल प्रस्तुत किया जाता है, धन विधेयक जो प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, कि मतलब ये संसद में लिखा हुआ है, मतलब संविधान में लिखा हुआ है, जो संचित निधि है बिना किसी विनियोग के, मतलब कि एक तरह से मान लीजिए कि विनियोग के बिना कोई भी धन संचित निधि से नहीं निकाला जाएगा। तो एप्रोप्रिएशन बिल वहाँ लाया जाता है, उसके थ्रू संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। तो यहाँ ये भी ध्यान रखने की है कि अगर बजट प्रस्तुत कर रहे हैं तो एकदम अंधाधुंध पैसा नहीं निकाल सकते। एक निश्चित कानून के तहत, निश्चित प्रक्रिया के तहत ही पैसा उससे निकाला जा सकता है, संचित निधि से या फिर जिस भी निधि से पैसा निकालने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ऐसे पैसा नहीं निकालेंगे।
अब यहाँ देखिए एप्रोप्रिएशन बिल के लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री परमिशन, मतलब संसद की अनुमति की ज़रूरत पड़ती है। आगे देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए बहुत बार पूछा गया है कि बजट है या फिर सर्वे है तो कौन प्रिपेयर करता है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक मिनट, यहाँ देखिए बजट कौन प्रिपेयर करता है, DEA, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मतलब कि आर्थिक कार्य विभाग, हिंदी लिख देते हैं हम इसकी, आर्थिक कार्य विभाग। तो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। वित्त मंत्रालय में और विभाग होते हैं जैसे राजस्व विभाग, राजस्व वित्तीय सेवाएं विभाग, दीपम विभाग, और इसी तरह से एक ये भी है कि आर्थिक कार्य विभाग। तो आप ये जान लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बजट कौन तैयार करता है। तो अगर मंत्रालय दिया हुआ तो लिखिए वित्त मंत्रालय। अगर वित्त मंत्रालय के भी जो भाग होते हैं अगर उनको भी दिया हुआ है तो ये जान के आप रखिए कि DEA द्वारा बजट तैयार किया जाता है। दोस्तों ये थी कुछ बेसिक जानकारी की बजट में, कि बजट का पैसा कहाँ से आता है, बजट शब्द कहाँ से आया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न क्या है, कौन तैयार करता है, क्या संवैधानिक प्रावधान है, तो हम उसकी चर्चा आप कर लिए। अब हम कुछ पढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए, बेसिक जानकारी के लिए। और यहीं पे हमने एक नोट्स दिया हुआ है कि आप इसको नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हम इसके लिए बता दें आपको कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, स्मार्ट प्रेप विद मी नाम से ही है, उसकी लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहते हैं अपने वीडियोस के। तो आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच सकते हैं। वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगी, PDF मिल जाएंगी, हम वहां डेली क्विज अपलोड करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। और अगर आपको कोई भी और PDF चाहिए हो, कोई भी कंटेंट चाहिए हो, किसी भी टॉपिक चाहिए हो, तो हमें ये कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम PDF उसकी अपलोड करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं इन सब की PDF हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करेंगे, तो आप उसको जाकर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज्वाइन करें। उसके साथ डेली क्विज में जरूर ज्वाइन करें। उसमें हम डेली क्विज एग्जाम रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में आए हुए हैं या फिर एग्जाम में आने वाले हैं, उनको हम अपलोड करते हैं वहाँ पर, तो वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। चलिए समझते हैं। अभी इनमें बताया आपको कि आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है कि वार्षिक वित्तीय विवरण। दरअसल यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे यहाँ आर्थिक ये वार्षिक वित्तीय विवरण है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसमें क्या होगा कि ये राष्ट्रपति की अनुमति से या फिर राष्ट्रपति डायरेक्शन करेंगे तो उसे प्रस्तुत किया जाएगा ये विवरण। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं जो अभी बता रहे थे वार्षिक वित्तीय विवरण, तो यही प्रावधान यहाँ भी लिखा है कि राष्ट्रपति की अनुमति से सरकार जो है अपने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कि जो आय है जो व्यय है उनका लेखा जोखा प्रस्तुत करती है वहाँ पर। तो ये आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है और इसको हम लोग बात करते हैं आम बजट कहते हैं। यहाँ देखिए आम बजट के नाम से हम जानते हैं इसको, बजट को हम डायरेक्ट बजट करते रहते हैं या फिर AFS तो कभी कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखिए यहीं पर यह भी प्रावधान है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार हैं, उनके लिए भी प्रावधान किया गया है। उनके लिए प्रावधान क्या है, अनुच्छेद 202 में किया गया है कि वो भी अपना आगामी वित्तीय वर्ष के लिए यही सब चीज़ें कर सकती हैं कि आय व्यय का लेखा जोखा कर सकती हैं, कहाँ से आय आएगी उनकी, कहाँ से व्यय होगा, इन सारी चीज़ों को। अब हम थोड़ा बजट की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। दोस्तों ये हमारा जो चैनल है जहाँ हम पढ़ाते हैं, यहाँ पर हम सारी चीज़ों को एकदम विस्तार में समझाते हैं, एकदम सिस्टमेटिक समझाते हैं। UPSC एग्जाम के लिए, PCS एग्जाम के लिए और जितने भी एग्जाम हैं कि आप उनमें जो मेंस आंसर राइटिंग होती है, मेंस के क्वेश्चन होते हैं, उनको भी आप आसानी से हैंडल कर सकें। उसी के लिए हमने ये सिनॉप्सिस तैयार किया हुआ है जो आपके सामने लिखी हुई है। ये सिनॉप्सिस हैं, एकदम सिस्टमेटिक लिखी हुई है। इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने नोट्स पे इनको उतार सकते हैं। तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। इसलिए हम इनको एकदम साफ साफ अच्छे राइटिंग में लिखते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो आइए समझते हैं। दोस्तों बजट की हिस्ट्री देखने में हम देखेंगे कि बजट को पहली बार भारत में 18 फरवरी 1860 में प्रस्तुत किया गया। कौन इसको ले आया, जेम्स विलियम, मतलब कि इन्होंने प्रस्तुत किया बजट को। आगे देखते हैं स्वतंत्र भारत में। अब देखिए 1857 की क्रांति हुई, फिर 1860 जब सही शासनकाल शुरू हुआ अंग्रेज़ों को, उसमें कंपनी का शासन खत्म हुआ, अंग्रेज़ों का शासनकाल शुरू हुआ, तब फिर बजट प्रस्तुत किया गया और वहीं से उसके बाद बजट चला रहा था। फिर जो इंडिपेंडेंट इंडिया है, हमारा जो स्वतंत्र भारत है, वहाँ पे 26 नवंबर 1947 को जो उसमें के करंट फाइनेंस मिनिस्टर थे RK ये षणमुखम चेट्टी इनका नाम है। अभी इनको हम हिंदी में भी लिख देंगे, तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा जाके। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि 26 नवंबर को एक और एग्ज़ाम रिलेटेड जानकारी आप जान लीजिए कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है हमारे देश में, क्योंकि 26 जनवरी को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और उसको 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी को उसको लागू किया गया। तो ये भी एक एग्ज़ाम रखिए। छोटे एग्जाम्स में बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बजट जो प्रस्तुत किया जाता है वो केवल आगामी वर्ष के लिए नहीं होता,
या फिर जो मतलब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है केवल उसके लिए नहीं होता। इसका संबंध है 3 वर्षों से होता है। क्या होता है कि जो आगामी वित्तीय वर्ष है उसके लिए तो रहता ही है कि क्या आय होगी, क्या व्यय होगी, कैसे उसका मतलब व्यवस्था करेंगे। और चालू वित्तीय वर्ष के लिए भी उसमें संशोधित अनुमान रहता है। जैसे कि इस बार जो बजट हम प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो अगले साल के लिए है। तो जब इस साल जो चल रहा है वो पिछले साल के बजट में लिखा रहा होगा कि इस साल इतना आय व्यय होगा, तो उसमें भी जो कम ज़्यादा हो जाता है उसका संशोधित अनुमान भी प्रस्तुत किया जाता है। मान लीजिए कि जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें अगर ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ गई, क्या कैसे हुआ, तो उसको भी दिया जाता है। और यहाँ पर पिछले वित्तीय वर्ष के, क्योंकि यहाँ पर आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि अभी हम कह रहे हैं कि जो सरकार का लेखा जोखा होता है काफ़ी उसमें टाइम लगता है। जैसे अभी प्रस्तुत कर रहे हैं तो एक साल तो यही हो गया कि हम 2022 में प्रस्तुत कर रहे हैं, 2023 में जाके कंप्लीट होगा, फिर कहीं जाके 2024 में इसके आकलन आएंगे कि जितना इन्वेस्टमेंट किया उसमें फ़ायदा हुआ कि घाटा हुआ, क्या कैसे हुआ, योजनाएं जो चली। अब तुरंत ऐसा तो है नहीं कि कंप्यूटर में कीवर्ड डाले और तुरंत उसका आउटपुट आ गया। ये योजनाएं हैं, जो प्रोग्राम चलते हैं, तो उनका आउटपुट क्या हुआ कि सफल हुए कि नहीं सफल हुए, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए वो सफल हुए कि नहीं सफल हुए। तो 3 वर्षों का संबंध होता है। ये बेसिक जानकारी है, इसको आप याद करके रखिए। आगे देखते हैं जो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी होती है, यहाँ हम देखते हैं इसको। ये जो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी मतलब राजकोषीय नीति होती है उसको प्रदर्शित करता है। मतलब जो बजट है, जो बजट की नीति है सरकार की, वो एक तरह से वो जुड़ी हुई है राजकोषीय नीति से। राजकोषीय नीति बड़ी होती है, उसमें सभी तरह के व्यय आय व्यय जुड़े होते हैं, और बजट में सिर्फ राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियाँ, इनको जोड़ा जाता है। आगे देखते हैं, थोड़ा हम बजट के टाइप्स पर चर्चा करेंगे कि बजट कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, बजट के प्रकार, पहला प्रकार है द लाइन आइटम बजट। ये क्या है? एक समान मद बजट। मतलब क्या है कि जैसे बजट प्रस्तुत किया जाता है तो सभी विभागों को पैसा दे दिया जाता है बराबर, फिर वो अपना अंदर उनकी जो स्कीम्स होती हैं, जो योजनाएं होती हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, उनमें वो अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, सबको पैसा दे दिया जाता है। परफॉर्मेंस बजट क्या है? ये 1975-76, 75-76 से लागू किया गया, मतलब वहाँ उस बजट से इसकी शुरुआत हुई। और परफॉर्मेंस बजट में ये देखा जाता है कि जो पैसा दिया है उसका परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा है कि ख़राब है, क्या कैसे है, तो ये परफॉर्मेंस बजट है। आउटकम बजट क्या है? इसकी शुरुआत 2005 से हुई। ये सब एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछ ले जाते हैं कि परफॉर्मेंस बजट की शुरुआत कब हुई, आउटकम बजट की शुरुआत कब हुई। अब आउटकम बजट की शुरुआत क्या है कि जो पैसा लगा उस पैसे में आउटकम कितना आया, मतलब कि वो पैसा काम में आया कि नहीं आया, उसका यूज कितना हुआ, कितने % यूटिलाइजेशन हुआ उसका, तो ये भी आउटकम बजट की अवधारणा आई। हालांकि इनसे क्या होता है कि पैसे तो खर्च हो ही जाते हैं, तो नेक्स्ट जो बजट आता है उसमें इनसे सावधानी रखी जाती है। जीरो बेस बजटिंग, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 1987 से 1988 का जो बजट था, आम बजट, वहाँ से स्टार्ट हुआ। जीरो बेस बजटिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि पैसा दिया गया कि 1 लाख करोड़ रुपए किसी योजना के लिए दिया गया। अब वो योजना अभी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया और उस योजना में मान लीजिए कि 80,000 करोड़ रुपए यूज हुए, जो 20,000 करोड़ रुपए बच गए, उसमें क्या होता है कि अब जैसे अभी तक क्या चल रहा था इसके पहले कि जो भी 20,000 बचते थे वो जब तक योजना चलती थी तब तक वो चलते रहते थे। लेकिन अब ये जीरो बेस बजटिंग जहाँ से स्टार्ट हुई तो वहाँ पर ये हो गया कि जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाएगा तो सारे पैसे लैप्स हो जाएंगे, फिर नया जो फाइनेंशियल ईयर आएगा वहाँ से पैसों की शुरुआत होगी, मतलब फिर से उसके लिए पैसे अलॉट किए जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अवधारणा है और कई बार ये सफल भी सिद्ध हो रही है। इससे क्या होता है, जो काम में देर होती है, लेट लतीफ़ी होती है, जैसे सरकार बदलने का लोग इंतजार करते हैं कि अगली सरकार आएगी तो ये होगा वो होगा, तो हर बार अब क्या होता है, बजट खत्म, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, पैसे लैप्स हो जाते हैं, नए तरीके से फिर क्या होता है, कई बड़ी योजनाएं जैसे उनका परफॉर्मेंस ख़राब चल रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि वो पूरी होंगी तो ठीक से नहीं काम करेंगे, तो अब जब एक बार क्या है पैसा निकल गया तो मान लीजिए 80% यूज हो जाएगा, 20% वो भी जो बचा है वो भी चला जाएगा। तो जीरो बेस बजटिंग में यही फ़ायदा है कि मान लीजिए कि कुछ दूर तक पैसे खराब हुए, अगर योजना नहीं सफल हुई, मान लीजिए कि वो सिनेरियो बदल गए, तो उस योजना को आधे पे ही बंद कर दिया जाएगा, तो जिससे जो पैसा है वो तो बच जाएगा, आगे तो खराब होने से बच जाएगा पैसा। अब एक और इम्पॉर्टेंट आपके साथ कॉन्सेप्ट आगे दिख रहा है, जेंडर बजटिंग। अब देखिए, जेंडर इनइक्वलिटी, जेंडर बजटिंग, जेंडर दरअसल महिलाओं के लिए जेंडर बजटिंग लाया गया, क्योंकि महिलाओं का इस दुनिया में, इस संसार में बहुत ज़्यादा उपेक्षा की शिकार होती चली गई। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रहा है वैसे वैसे महिलाओं की स्थिति खराब होती चली गई। तो इसके लिए उनका जो सहभागिता है, एक तरह से पैट्रियार्चिज्म रहे कि मान लीजिए कि जो पितृसत्तात्मक समाज है उसकी वजह से उनकी सफलता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए हैं कि महिलाओं की जो सहभागिता है, महिलाओं का जो परसेंटेज है, महिलाओं का जो एक तरह से मान लीजिए कि हर क्षेत्र में उनका जो योगदान है वो बना रहे। इसके लिए जेंडर बजटिंग की अवधारणा लाई गई कि अब हर क्षेत्र में जेंडर के हिसाब से भी पैसे दिए जाते हैं कि अगर मान लीजिए इतने पैसे दिए गए तो 50% पैसे महिलाओं पे खर्च होंगे, 50% पुरुषों पे खर्च होंगे, तो ये क्राइटेरिया बना दी गई। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी के लिए बहुत मतलब कि एक तरह से कारगर साबित होगी कि हमारे देश में जेंडर इनइक्वालिटी जो है, मतलब जो लैंगिक असमानता है वो खत्म हो जाएगी, लैंगिक समानता स्थापित होगी और लैंगिक समानता स्थापित होनी भी चाहिए।
चलिए आगे देखते हैं। इसकी शुरुआत 2005-06 के बजट से हुई और यहाँ पर इसका जो यूज हुआ, एक तरह से मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में पहली बार इसको 1982 में यूज किया गया। यहाँ पर देखिए, अब आगे समझते हैं। बजट के भाग पर चर्चा करते हैं। बजट के कितने भाग होते हैं? बजट के मुख्यतः दो भाग होते हैं, राजस्व बजट, पूंजीगत बजट। अब यही में कई सारे टाइप्स होते हैं जिनको हम नीचे समझने वाले हैं। जो बजट की प्राप्तियाँ एवं व्यय हैं उनको हम समझते हैं क्या हैं। अब देखिए, जो प्राप्तियाँ हैं जैसे कि राजस्व बजट, पूंजीगत बजट में इसको हम डिवाइड कर दिए। अब यहीं पर हम राजस्व बजट में क्या है कि राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ, मतलब कि प्राप्तियाँ और व्यय। अब राजस्व घाटा है जैसे कि राजस्व व्यय है, या फिर राजस्व पूंजीगत घाटा है। तो घाटा क्या है? अगर आय से ज़्यादा व्यय हो गया तो घाटा हो गया। तो हम यहाँ समझने वाले हैं राजस्व बजट के बारे में। तो इसकी प्राप्तियों के बारे में देखते हैं कि राजस्व जो बजट मतलब राजस्व प्राप्तियाँ हैं, जो पैसे की प्राप्ति होती है वो होती कहाँ से है। तो यहाँ पर एक तो है कर और एक है गैर कर। तो कर तो आप जानते ही हैं, जैसे इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो भी है। और गैर कर में हम देखते हैं कि ब्याज हो गया, शुल्क हो गई, और जैसे कि गवर्नमेंट अपनी कुछ बुक्स छापती है, जैसे इंडिया ईयर बुक हो गई, या फिर और भी तरीक़ों से जहाँ जहाँ से गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं कि शुल्क के रूप में बहुत ज़्यादा वो पैसे लेती है। कई बार ब्याज तो जैसे पैसे देती है वो लेती ही है। किताब उताब छापती है, उसके जो एडिशन निकलते हैं, कई सारी बुक पब्लिश करती है, उनके भी पैसे लेती है। तो ये सब पैसे गैर कर राजस्व में आते हैं। आगे देखते हैं। अब राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्ति तो देख लिए आप कहाँ से होती है। राजस्व व्यय देखते हैं, सरकार जो पैसा आती है, राजस्व घाटा चलता क्यों रहता है। अक्सर आप देखते होंगे कि सरकार को बहुत घाटा होता रहता है। तो वो घाटा कैसे होता है? जैसे ब्याज का भुगतान करना है, जो सर गवर्नमेंट ऋण लेती है, सब्सिडी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। जैसे आजकल फूड सब्सिडी है, एक तरह से फर्टिलाइज़र सब्सिडी है, गैस सब्सिडी है, हर जगह सरकार बहुत सारे क्षेत्र में सब्सिडी देती है। रक्षा व्यय है, सिक्योरिटी में जो बहुत ज़्यादा खर्च होता है। राज्यों को भी अनुदान देना पड़ता है। योजनाएं हैं, सेवाएं हैं, इन सब में राजस्व व्यय होता है सरकार का। जब सरकार इनमें ज़्यादा व्यय कर देती है तो वहीं सरकार घाटे में चली जाती है, वहीं से बजट घाटा शुरू हो जाता है, वहीं से सरकार को ऋण लेना पड़ता है। अब आते हैं पूंजीगत में, देखते हैं पूंजीगत बजट जो होता है, पूंजीगत प्राप्तियां देखते हैं। अब पूंजीगत देखिए दोस्तों, पूंजीगत और राजस्व में अंतर क्या है। राजस्व एक तरह से रिलेटेड है पैसों से। अब पूंजीगत क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, कि मतलब कि वो आगे चलकर उस पर पैसा मिलता है, मतलब पैसे से पैसा बन रहा है। तो पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या हैं कि आंतरिक बाजार उधारी, जैसे सरकार बॉन्ड जारी करती है, ट्रेजरी बिल जारी करती है, विदेशों से ऋण लेती है, ऋण की वसूली करते, जो ऋण दी है उसकी वसूली। अब देखिए, जो ऋण की वसूली होती है, जो मूलधन है जो मूलधन है वो तो इसमें जुड़ेगा, और जो ब्याज मिलती है वो चली जाती है राजस्व में। डिसइन्वेस्टमेंट, अब कई बार आप देखते होंगे लोग कहते हैं कि सरकार कंपनियां बेच रही है, सरकार एक तरह से कह रहे हैं कि ये कंपनी बेच दी है, कोई भी कंपनी बेच रही है, तो एक तरह सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है। मतलब गवर्नमेंट कहती है हम स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट कर, मतलब रणनीतिक विनिवेश कर रहे हैं। कि एक तरह से मान लीजिए कि हम प्राइवेट सेक्टर के लिए, या फिर जो जो लोग अपना रोज़गार करना चाहते हैं, हम उनके लिए एक तरह से मान लीजिए कि दे रहे हैं जगह, कि वो भी अपना, अगर गवर्नमेंट ही हर चीज़ में इन्वेस्ट करेगी, गवर्नमेंट ही अपनी कंपनी चलाएगी, गवर्नमेंट के पास मान लीजिए पैसे हैं, तो अगर यूज़ करेंगे तो बहुत सारे लोग बेरोजगार रह जाएंगे। लोग अपना स्टार्टअप शुरू करें, अपनी कंपनी चलाएं, अपना फर्म चलाएं। तो इसके लिए गवर्नमेंट कह रही है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या है, कंपनियाँ बेच रही है, गवर्नमेंट रोज़गार ख़त्म कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि हम रोज़गार जनरेट कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, जो पूंजीगत व्यय क्या है। पूंजीगत जो व्यय है वो कैसे है। ये तो पूंजीगत हम प्राप्ति बता रहे हैं कि पूंजी की प्राप्ति कैसे होती है गवर्नमेंट को। पूंजी तो आप जानते ही हैं क्या होती है। पूंजी, आप आदमी पूंजी लगाता है, फिर पूंजी से लाभ कमाता है। अब देखिए, व्यय क्या है कि इन्वेस्ट करना, ऋणों का भुगतान करना, ऋण का वितरण करना। अब जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, कई बार कंपनियां लगाती है, एक तरह से मान लीजिए फर्म लगाती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, सोलर प्लांट लगाती है, बहुत बड़े बड़े प्लांट लगाती है, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया उसका। अब यहाँ ऋण भुगतान जो है, देखते हैं कि ऋण जो भुगतान करती है, बहुत बार ऋण ली है तो ब्याज भी देना पड़ता है, ऋण भी देना पड़ता है, तो ये हो गया। और ऋणों का वितरण भी कर देती है, कई बार स्टेट को ऋण देती है। तो इन सब जगहों से आप देखेंगे कि पूंजीगत व्यय होता है गवर्नमेंट का। अब हम देखते हैं आगे थोड़ा सा कि बजट पास होने की प्रक्रिया क्या है। कि मतलब कि बजट तो एक तरह से इकोनॉमी से रिलेटेड है, लेकिन पास जो होता है वो संसद में होता है, तो ये पॉलिटी से भी रिलेटेड हो गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि बजट पास होने की प्रक्रिया क्या है। तो बजट 6 स्टेजेस में पास होता है। पहले क्या होता है, बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। फिर क्या है, जनरल डिस्कशन है। फिर क्या है, स्क्रूटनी बाई डिपार्टमेंटल कमिटीज़, मतलब जो विभागीय समितियाँ उनको सौंप दिया जाता है। जनरल डिस्कशन में एक तरह से मान लीजिए कि दिया जाता है पढ़ने के लिए, सबको एक एक प्रति उसकी दे दी जाती है। स्क्रूटनी फिर मान लीजिए कि संसद के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, तो वो जो विभागीय समितियां हैं उनके पास भेज देती है कि वो एक तरह से उस पर पूरी जांच पड़ताल कर लें। ऐसे विधेयक में भी होता है। दरअसल हमने विधेयक पर चर्चा कैसे होती है
संसद में विधेयक कैसे बनते हैं, बिल्स एक्ट कैसे बनते हैं। तो पॉलिटी पर हमने पूरी एक सीरीज ही अपलोड की है, तो हम उसकी लिंक आई बटन में देंगे, आप वहाँ से जाकर उसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कोई भी जो बिल है, जो मान लो विधेयक है, वो अधिनियम कैसे बनता है। तो वही प्रोसेस बजट में भी होता है। फिर यहाँ 4th नंबर पर वोट आने का, ये वोटिंग ऑन डिमांड होता है, जो डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स होती है, जो अनुदान की मांग की जाती है। फिर अप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। फिर पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, और लास्ट में वित्त विधेयक पारित किया जाता है। इन सब के बारे में हम वित्त विधेयक, धन विधेयक, ये सब के बारे में अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, कंप्लीट वीडियो है, तो आप वहाँ से जाके जान सकते हैं। अब हम देखते हैं, थोड़ा एडिशनल नॉलेज के बारे में बता देते हैं आपको, एडिशनल जानकारी के बारे में बता देते हैं। तो इसमें क्या है, जो फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष, उसकी शुरुआत क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है फाइनेंशियल ईयर हमारा, और ये शुरू हुआ 1867 से, 1867 से। इसमें क्या है, संविधान में तारीख का प्रावधान नहीं किया। हर जगह आप ये देखा करें संवैधानिक प्रावधान, मतलब प्रावधान उनका कहाँ कहाँ है। तो फाइनेंशियल आप देखते हैं, जैसे कि भी 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर अपना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत कहाँ से हुई, 1867 से हुई। संविधान में लिखा हुआ नहीं है, ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से या फिर संसद के हिसाब से चलाती है, एक नियम बना के। अब देखिए, अभी वित्तीय वर्ष बदलने की बात चल रही थी, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, ये अंग्रेजों के हिसाब से चल रहा था, उनके बजट के हिसाब से चल रहा था, उनके देश के हिसाब से चल रहा था। जब जैसे वहाँ बजट पारित होता था, तो उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ भी करते थे। लेकिन हमारे यहाँ सिचुएशन अलग है, सरकार मतलब कि अब बदल गई है, हम स्वतंत्र हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट सोच रही है कि रबी खरीफ के हिसाब से, मतलब पैसे इन्वेस्ट करती है, पैसे देती है, तो रबी खरीफ के हिसाब से उनका बजट हो। तो उसने शंकराचार्य की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई कि इसको बदलने के लिए वित्तीय वर्ष। तो कुछ राज्य उसमें असहमत हो गए कि भाई सॉफ्टवेयर बदलना पड़ेगा, पूरी मशीनरी बदलनी पड़ेगी। तो ये अभी बात बन नहीं पाई, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। एक वोट ऑन अकाउंट, लेखा अनुदान की मांग की बात बहुत चलती है कि वोट ऑन अकाउंट क्या है। पहले देखिए क्या होता था कि जो बजट आता था फरवरी के लास्ट वीक में आता था। मान लीजिए कि 28 फरवरी या फिर कभी कभी 29 फरवरी को बजट आता था। तो अब 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता था। तो गवर्नमेंट के पास पैसे आ नहीं पाते थे, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत लंबी चलती थी। तो उसके लिए 1/6 भाग बजट से निकाल लिया जाता था, जितना बजट प्रस्तुत होता था कि 2 महीने 3 महीने काम चलेगा, उसके बाद जब बजट पारित हो जाएगा, ठीक से पूरी उसकी क्रियाविधि चल जाएगी, तो फिर वो पैसे वापस करके और सारा काम ठीक से चलेगा। लेकिन अब सरकार ने क्या किया कि 2017 से बजट को फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे में कर दिया। मतलब फरवरी का जो फर्स्ट वर्किंग डे होगा उसको बजट प्रस्तुत किया जाएगा। तो अब ये वोट ऑन अकाउंट की बात थोड़ी मान लीजिए कि इररिलेवेंट हो गई है, लेकिन गवर्नमेंट अभी भी कभी कभी उसको यूज़ कर लेती है। तो इसको आप जान के रखिए। अब देखें, अंतरिम बजट की बात चलती है। कई बार देखते हैं जब चुनाव होने वाले होते हैं तो गवर्नमेंट अंतरिम बजट प्रस्तुत कर देती है, चाहे राज्य चुनाव हो चाहे केंद्र चुनाव हो। तो अंतरिम बजट की भी प्रावधान क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है कि अंतरिम बजट क्या है कि या फिर अंतरिम बजट कितनी बार प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है। इसका यूज कब होता है कि इलेक्शन ईयर में, और कभी कभी एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाती है, जैसे गवर्नमेंट को कभी कोई ऐसी योजना चलानी पड़ गई, तो मान लीजिए पैसे की ज़रूरत पड़ गई या फिर कुछ बदलना पड़ गया, तो उसके लिए ऐसा प्रावधान किया गया है कि अंतरिम बजट पेश किया जाए, इंटरिम बजट, और अंतरिम बजट पेश करके उसको सुलझा लिया जाए उस समस्या को। अब एक कॉन्सेप्ट आप देख रहे होंगे कि रेल बजट और आम बजट के बारे में। ये कॉन्सेप्ट क्या है, अब देखिए, जब अंग्रेज़ों ने बजट प्रस्तुत किया, तो अंग्रेज़ों ने जब रेलवे ले आया, तो अंग्रेज़ों का जो मैक्सिमम रेवेन्यू था वो रेल से ही आता था। तो उन्होंने रेल बजट को अलग कर दिया। तो 1924 में एक अर्थ कमेटी बनी और उसकी सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम इंपॉर्टेंट लिख देते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए। अब आगे देखते हैं, 2017-18 में क्या हुआ कि फिर से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। तो ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात कर लेते हैं। दोस्तों, हमने अपने वीडियोस लेक्चर में, सीरीज़ में एक एडिशनल चीज़ जोड़ा हुआ है कि हम अपने हर लेक्चर में कुछ उस टॉपिक से जुड़े हुए मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे, जो एग्जाम में आ सकते हैं या आने वाले हैं या फिर आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं, जो है कि जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि ब्याज भुगतान, ये क्या है। ब्याज भुगतान को शामिल किया जाता है, जो गवर्नमेंट ब्याज देती है। बहुत ही मान लीजिए बजट से ऐसे ही प्रश्न आते हैं। जो ब्याज भुगतान किया जाता है वो किस में शामिल होता है, राजस्व व्यय में जाता है कि योजना व्यय में जाता है कि पूंजीगत व्यय में, या फिर किसी में नहीं। तो ब्याज भुगतान जैसे ऋण लेती है, तो हम बताएं आपको कि जो मूलधन होता है वो तो पूंजीगत में जाता है, लेकिन जो ब्याज होती है वो राजस्व में जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकोषीय नीति का निर्धारण भारत में कौन करता है। नीति आयोग करता है कि वित्त आयोग करता है कि आरबीआई करता है, वित्त मंत्रालय करता है। कई बार आपको लगता होगा कि आरबीआई करता है या फिर वित्त आयोग करता है, नहीं, इसका निर्धारण वित्त मंत्रालय करता है। तो इस पर भी आप जान के चलिए, इसमें राजस्व व्यय। आगे देखते हैं, हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। जो बजट का हिसाब किताब होता है उसकी जांच के लिए भारतीय संसद किसके द्वारा करती है, मतलब कौन सी समिति ऐसी निर्धारित है कि जो हिसाब किताब है, जो बजट में पैसे खर्च हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो कैसे होंगे।
आकलन समिति होगी, सार्वजनिक लेखा समिति होगी, विशेषाधिकार समिति होगी, लोक लेखा समिति होगी। तो यहाँ पर सार्वजनिक लेखा समिति को इसमें रखा गया है कि वो बजट के हिसाब किताब जो भी लेन देन है उसको जांच करेगी, ठीक से जांच करेगी। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, मतलब कि वित्त मंत्रालय का कौन सा भाग नहीं है। व्यय विभाग है, रेवेन्यू है, डीए अभी आपको हम स्टार्टिंग में ही बताया था कि बजट ही प्रिपेयर करता है, बैंकिंग डिपार्टमेंट, यही नहीं है। तो ये वाला नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। बजट इज ए टूल ऑफ, मतलब बजट किस तरह का यंत्र है, मॉनेटरी पॉलिसी का है कि कॉमर्स पॉलिसी का है, फिजिकल पॉलिसी का है, मॉनेटरी सेविंग पॉलिसी का है। तो यहाँ पर बजट क्या है, फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड है, सरकार की राजकोषीय नीति से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम, और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हम क्या है, किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। तो हमने अभी आपको बताया कि एकवर्त समिति, ये सब जो हम एग्जाम में बता रहे हैं, ये क्वेश्चन बता रहे हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप याद करिए, बार बार रिवाइज करिए। हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी ऐसे क्वेश्चन अपलोड करते हैं, तो वहाँ पर भी जाकर आप क्विज में पार्टिसिपेट करके इन क्वेश्चन को जान सकते हैं। ऐसे ही रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन हम वहाँ अपलोड करते हैं। यहाँ तो हम थोड़ा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, बाकी और जो रिलेटेड क्वेश्चन है बजट के बारे में, उनको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर PDF फॉर्म में अपलोड करेंगे। तो बजट से रिलेटेड आपको जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, आने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपको वहाँ जाके मिल जाएगी, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार हम रिवाइज करा देते हैं, आपको सारी चीज़ें बता देते हैं, कहाँ से हम शुरू किए, कहाँ पहुँचे। तो बजट की हिस्ट्री, बजट कैसे आता है, कितनी प्रोसेस होती है, ये संसद में कैसे पारित होता है, राजस्व व्यय, राजस्व घाटा, पूंजीगत, ये सब हम बताएं। अब हम बजट के लिए जब अगला लेक्चर लेके आएंगे तो वहाँ हम इन टर्मिनोलॉजीज पर अच्छे से चर्चा करेंगे कि कर क्या है, कि राजस्व घाटा कैसे होता है, प्राथमिक घाटा क्या है, पूंजीगत घाटा क्या है, जो घाटे हैं सरकार के, FRBM एक्ट है, इन सब पर हम अगले वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। ये वीडियो हमने बेसिक के लिए डाला कि आप बेसिक जानकारी बजट की रख लें, जिससे कि जो हम अगला वीडियो 2022 का जो बजट है, 22-23 का बजट है, उस पर भी हम पूरी चर्चा करने वाले हैं अपने वीडियो में। और जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे वीडियो में बने रहें, हमारे इस चैनल पर बने रहें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाते जाते घंटी की बटन, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जैसे ही हम ऐसे वीडियो अपलोड करते रहें, नई नई चीज़ों को लाते रहें, अपडेट्स इसमें डालते रहें, तो आप उसको आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।